सुप्रभातम, नमो नमः, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का प्रभात के इस पावन पल में, जहां हम भारतीय ज्ञान परंपरा की अनमोल धरोहरों को आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। यह कार्यक्रम एक संकल्पना है उस प्राचीन ऋषि परंपरा की, जो वेदों की ऋचाओं से लेकर उपनिषदों के गहन चिंतन तक हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। आज हम फिर एक बार उस ज्ञान के सागर में करेंगे अवगाहन, जो न केवल हमें अपने मूल से जोड़ता है, बल्कि आधुनिक जीवन में भी मार्गदर्शन देता है। तो आइए इस यात्रा की करते हैं शुरुआत सुप्रभातम के साथ, भारतीय ज्ञान परंपरा की अनुपम छटा के एवं मुझ गवीश द्विवेदी के साथ। भारतीय परंपराओं को समझने के क्रम में सबसे पहले जान लेते हैं समय चक्र को, अर्थात सुप्रभातम के पहले प्रभाग के माध्यम से आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कृषक अन्नदाता है। इनकी जितनी प्रशंसा या इनके प्रति जितनी कृतज्ञता प्रकट की जाए उतनी कम है। आज अन्नदाता किसान को ही केंद्र में रखते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है आज का सुभाषित। आइए पहले इसे संस्कृत में सुनते हैं, तत्पश्चात जान लेते हैं इसके भाव को हिंदी एवं अंग्रेजी के द्वारा। सुवर्णरौप्य माणिक्य वसनैरपि पूरिताः तथापि प्रार्थयन्त्येव कृषकान् भक्ततृष्णया। सोना, चांदी, माणिक्य एवं वस्त्रों से पूर्ण होने पर भी मनुष्यों को भोजन के लिए किसानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। Even when possessing gold, silver, rubies and fine clothes, people still have to depend on farmers for food. और सुभाषित के अनंतर अब क्रम भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है महाबलीपुरम। भारतीय ज्ञान, कला और स्थापत्य का एक जीवंत उदाहरण है, जो अपने सुनहरे अतीत से आज भी विश्व को विस्मित करता है। महाबलीपुरम के स्मारक केवल कलात्मक सुंदरता को ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय अभियांत्रिकी और वैज्ञानिक ज्ञान को भी प्रदर्शित करते हैं। आइए विस्तार से जान लेते हैं महाबलीपुरम के स्मारक के विषय में। भारत की प्राचीन सभ्यताएं केवल भौतिक निर्माणों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनमें गहन ज्ञान, दर्शन, कला और स्थापत्य की समृद्ध परंपराएं समाहित थीं। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित महाबलीपुरम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है, जो अपने सुनहरे अतीत के साथ आज भी विश्व को विस्मित करता है। यह स्थान न केवल एक पुरातात्विक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इंजीनियरिंग कौशल का एक अकाट्य प्रमाण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में यात्रा और संवाद का विशेष महत्व है, और महाबलीपुरम ने इस परंपरा को साकार किया। इसका नाम दैत्यराज बलि से भी जोड़ा जाता है, जिन्हें भगवान वामन ने पृथ्वी का दान इसी स्थान पर दिया था, जो इसकी पौराणिक जड़ों को दर्शाता है। महाबलीपुरम का सुनहरा अतीत मुख्य रूप से पल्लव राजाओं के शासनकाल में फला फूला, विशेषकर नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में, जिनके नाम पर इस स्थान को मामल्लापुरम भी कहा गया। माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने यहाँ चट्टानों को काटकर भव्य स्मारक समूह का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ वास्तुकला का अग्रदूत बना। यह केवल मंदिरों का निर्माण नहीं था, बल्कि पत्थरों को जीवन देने की कला थी, जो भारतीय शिल्पशास्त्र के गूढ़ ज्ञान को दर्शाती है। यह स्मारक एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए
5 अलग-अलग मंदिर हैं जो रथों के आकार में हैं। इनमें धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ शामिल हैं। ये दिखाते हैं कि भारतीय शिल्पियों को पत्थरों के भीतर से पूरी संरचना को गढ़ने का कितना गहरा ज्ञान था। कई गुफा मंदिरों को चट्टानों के अंदर तराशा गया है, जैसे महिषासुर मर्दिनी मंडप और वराह मंडप। इनकी दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की सजीव नक्काशी है, जो भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित होकर भी सदियों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है, जो भारतीय वास्तुशिल्प की दृढ़ता और टिकाऊपन का प्रमाण है। महाबलीपुरम के स्मारक केवल कलात्मक सुंदरता ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक ज्ञान का भी प्रदर्शन करते हैं। पत्थरों को बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतनी सटीकता से तराशना, विशालकाय संरचनाओं का निर्माण करना और उन्हें सदियों तक सुरक्षित रखना, यह सब उस समय के गणित, भूविज्ञान और भौतिकी के गहन ज्ञान को दर्शाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कला को केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है। महाबलीपुरम के मंदिर और नक्काशियां केवल कलाकृतियां नहीं, बल्कि शिव पंथ के प्रमुख केंद्र और वैष्णव परंपरा के प्रतीक हैं। वे हमें भारतीय देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और दार्शनिक विचारों से जोड़ते हैं, जिससे यह स्थान एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। 1984 में यूनेस्को द्वारा इन स्मारकों को विश्व विरासत स्थल घोषित करना इसके कालातीत मूल्य और भारतीय ज्ञान के वैश्विक महत्व की पुष्टि करता है। आज भी महाबलीपुरम की इमारतें अपने भीतर इतिहास की परतों को समेटे हुए हैं, एक सुनहरे अतीत की कहानी कहती है और भारतीय कला, धर्म और इतिहास की महानता का जीवंत प्रमाण है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत केवल इतिहास नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध एक धरोहर है, जिसे संजोने और समझने की आवश्यकता है। राजमंगल पांडे के साथ जैनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब बात स्वास्थ्य की। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण इसमें और भी प्रमुख हो जाता है। वस्तुतः प्रदूषित हवा का एहसास हमें तब होता है जब स्मॉग हो या अधिक धूल या धुआं हो। वायु प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। आइए हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से जान लेते हैं कि वायु प्रदूषण का कितना प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है। वायु प्रदूषण सभी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। विशेष तौर पर बच्चों की सेहत को अत्यधिक प्रभावित करता है, जिससे उनमें कई तरह की गंभीर बीमारियां और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषित कण सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी उपस्थित रहते हैं। कई वजह हैं जिससे हम कहते हैं कि बच्चों का के ऊपर प्रभाव जो वयस्क होते हैं उनके बनस्पत ज्यादा पड़ता है। पहली वजह यह है कि बच्चों की सांस थोड़ी ज़्यादा तेज़ लेते हैं बच्चे एडल्ट्स के या वयस्कों के मुकाबले में। और दूसरा, क्योंकि बच्चों की हाइट कम होती है, तो जैसे अगर आप देखें, अगर वो रोड पे चलेंगे, क्योंकि प्रदूषण जो होता है वो जितना सतह के ज़्यादा करीब होता है, तो जब बच्चा अगर आपके साथ हाथ पकड़ के चलेगा तो एक वयस्क से ज़्यादा बच्चा जो है उस प्रदूषण को अपनी सांस के अंदर लेगा। और इसके साथ अगर हम जोड़ें कि अभी उसकी इम्यूनिटी पूरी तरह डेवलप नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो उस बच्चे पे इस प्रदूषण का अधिक प्रभाव पड़ता है। शिशुओं और बच्चों के लिए अधिक हानिकारक होता है वायु प्रदूषण। गर्भस्थ शिशु पर भी इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। ऐसे बच्चों में जन्म के बाद श्वसन समस्याओं का खतरा अधिक होता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों पर अधिक जटिल और गंभीर परिणाम होते हैं। इसके दुष्प्रभाव अल्पकालीन और दीर्घकालीन हो सकते हैं। क्या बच्चा खेल पा रहा है, क्या बच्चा मुस्कुरा रहा है, क्या बच्चा सो पा रहा है,
क्या बच्चा खा पी पा रहा है। अगर ये 3 चीज़ें कोई बच्चा कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो भी दिक्कत है शायद वो इतनी बड़ी नहीं है कि आपको एकदम से अस्पताल या किसी विशेषज्ञ के पास जाना पड़े। पर अगर किसी सांस की दिक्कत से, जो कि सिंपल खांसी हो सकती है, नाक से पानी आना, छींके होना, अगर इनमें से किसी की वजह से ये 3 चीज़ों पे असर आ जाए तो आपको ऐसे में एक विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आमतौर पर जो दवाइयाँ होती हैं वो 2 तरह के देखी जाती हैं कि अगर बच्चे को इस समय कोई परेशानी है सांस की या ज़ुकाम की या जो भी दिक्कतें हैं, उस समय एकदम से इलाज दिया जाता है ताकि एकदम से रिलीफ आए, ताकि एकदम से बच्चे को आराम मिले। उसके बाद जो इलाज डाला जाता है वो उन बच्चों के लिए होता है जिनको ये दिक्कत बहुत जल्दी जल्दी होती है, दे आर प्रीडिस्पोज्ड टू एलर्जीज, जिनको कि अंदर आनुवांशिक तौर पर एट रिस्क होते हैं एलर्जीज़ के। उनके साथ जब भी पोल्यूशन होगा, ठंड का मौसम आएगा, तो उनके चांस ज़्यादा होते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नाक की एलर्जी के सिम्टम आ जाएं, जिसका मतलब है छींके आना, नाक से पानी आना। और ये अगर उसको दमे के लिए की दिक्कत है तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको बार बार सांस फूलना, लंबी खांसी आना, जिसकी असरात डिस्टर्ब होना, ये सारे सिम्टम आए। प्रदूषण के दुष्प्रभाव कई तरह से बच्चों पर हो सकते हैं। छोटे बच्चों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं और उनकी श्वसन दर वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए प्रदूषित कण अधिक मात्रा में उनके श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। प्रदूषण के कारण बच्चों में न केवल दमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे श्वसन संक्रमणों की संभावना बढ़ती है, बल्कि उनके मस्तिष्क के विकास पर भी प्रभाव हो सकता है, जिससे आगे चलकर उनमें एकाग्रता में कमी और कम बुद्धिमत्ता जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। ये प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अधिक गंभीर सिद्ध हो सकता है। ऐसे में माता पिता के लिए आवश्यक है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। हमने आजकल देखा है कि काफ़ी लोग घर पे ही नेबुलाइजर रखते हैं और नेबुलाइज करते हैं। छोटे बच्चों में हम आमतौर पर कहते हैं कि अगर बच्चा इतना ख़राब है कि आपको हर 2-3 घंटे में उसे नेबुलाइज करना पड़ जाए तो बेहतर है कि वो अस्पताल में रहे, क्योंकि उसके बाद कब कितनी हालत ख़राब होगी वो कहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। नेबुलाइज़र में जो बड़ा रिस्क होता है कि वो नेबुलाइज़र आप बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, उसी के अंदर फंगस का पैदा होना, इन्फेक्शंस का पैदा होना, वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी कीटाणु को पैदा होने के लिए और ग्रो करने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक अच्छी हवा और एक मॉइस्चर। तो ये नेबुलाइज़र वो दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने नेबुलाइज़र को ठीक से मेंटेन नहीं किया तो उसी की वजह से बच्चों को फंगल इन्फेक्शन उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आप नेबुलाइज़र इस्तेमाल ना करें। अगर लगेगा तो विशेषज्ञ की सलाह से MDI का इस्तेमाल करें। प्रदूषण में उपस्थित जहरीले कण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देते हैं, जिस वजह से बच्चों को बार बार खांसी, जुकाम, गले में खराश और वायरल संक्रमण होने लगते हैं। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए ये स्थिति अधिक गंभीर और जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। बच्चों को प्रदूषित वातावरण से दूर रखें। साथ ही जब वातावरण में प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो बच्चों को घर से बाहर न ले जाएं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है और इससे होने वाली जटिलताओं से बच्चों को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और कार्यक्रम में अब बात योग की। मनुष्यों के लिए योग जीवन में वह परम साधन है जो साध्य रूपी स्वास्थ्य तक हमें ले जाता है। प्राणायाम हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। नित्य प्राणायाम का अभ्यास ही हमें स्वस्थ रखने में सहयोगी होता है। आइए योग प्रभाग में करते हैं कुछ प्राणायामों का अभ्यास। आजकल के व्यस्त जीवन शैली में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके जीवन को तनाव ने घेर लिया है। स्टडीज प्रूव करते हैं कि अगर कोई इंसान लगातार समय तक तनाव को महसूस करता है तो उसके शरीर में बड़ी बीमारियां आसानी से प्रवेश कर लेती है। इसलिए आज हम 2 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो हमें तनाव मुक्त होने में मदद करेगा। हमारा पहला प्राणायाम है इक्वल ब्रीदिंग। इसमें हम इक्वल काउंट्स में श्वास भरेंगे और इक्वल काउंट्स में श्वास को छोड़ेंगे। सबसे पहले हम एक कंफर्टेबल पोजीशन सुखासना और पद्मासन में आ जाएंगे। उसके बाद हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। अब हम आंखें बंद करेंगे और इक्वली 4 काउंट्स तक श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, कुछ इस तरह। Inhale 2, 3, 4, exhale 2,
3 4 और एक बार इनहेल 2 3 4, एक्सेल 2 3 4 एंड रिलैक्स। हमारा दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। उसमें हम एक गहरी श्वास लेंगे, श्वास को रोकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए एक हमिंग बी साउंड क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह। पहले हम हमारे इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करेंगे। अब हम रिलैक्स। यह दोनों प्राणायाम को हमें 8 से 10 राउंड तक रिपीट करना है। यह दोनों प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करने से हम तनाव को इजीली मैनेज कर पाएंगे। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। स्ट्रेस, टेंशन जब इंसान में आता है तो वो शरीर के हर सेल में आ जाता है। पूरे शरीर को संभालना बहुत जरूरी है। जरूरी तो ये है कि एक तो सीख ले कि हर काम, कोई भी चीज बिना स्ट्रेस के भी हो सकता है और बहुत अच्छा होगा, लेकिन स्ट्रेस के विरुद्ध जो चीजें हैं जिससे मन को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, वो चीजें ज्यादा याद रख के करें। जैसे एक अच्छी सुगंध ही ले लें, एक अच्छा गुलाब या मोगरा सामने हो, सूंघ रहे हो, या चंदन का तेल थोड़ा लगा के सूंघ रहे हो, बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। गुनगुने पानी से अच्छी तरह स्नान करना बहुत रिलैक्स्ड होगा। 2 बार कर लीजिए। रात को खाने के पहले स्नान कर लीजिए और फिर रिलैक्स्ड होके खाइए। रात को सोने वक्त पाँव को गर्म पानी में डुबो के रख लीजिए, बहुत रिलैक्स्ड होगा। शांत रहने के लिए थोड़ा प्राणायाम तो हम करेंगे ही, लेकिन मन की स्थिति को सही रखने के लिए कुछ अच्छे विचार पढ़िए, कुछ अच्छा सोचिए, दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है ये याद रखिए। ये सब चीजें करने से हम स्ट्रेस से मुक्त रहेंगे। टेंशन तो आना ही है, हवा में भी है टेंशन, लेकिन उससे विपरीत हमें कुछ रोज अच्छी तरह करना जरूरी है। तो इस तरह अपना ध्यान रखा जाए तो हम स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार। तो योग के साथ साथ संस्कृत भाषा आज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और इसी क्रम में अब बात करेंगे संस्कृत पाठशाला की। तो देर किस बात की, आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में और कराते हैं संस्कृत भाषा का अभ्यास हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ, जहां वे बता रहे हैं कि उपरोक्त शब्द का प्रयोग है अशुद्ध और शुद्ध शब्द है उपर्युक्त। नमोस्तु दर्शकाः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह शब्द है उपरोक्त। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और उक्त के योग से बने शब्द को ऊपरोक्त तो किसी तरह से कहा जा सकता है। पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ ऊकार को ह्रस्व ऊ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरोक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरोक्त शब्द को रख सकते हैं। उपरोक्त का मूल और संधि सहित शब्द तो उपर्युक्त ही सर्वथा शुद्ध है। जहां उपरी और उक्त इन दो शब्दों के मेल से बने उपरोक्त शब्द में उपरी का अर्थ ऊपर है और उक्त का अर्थ कहा गया यह होता है। तो ये सब जानने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि संस्कृत भाषा में या फिर शब्द की सर्वथा शुद्धता को ध्यान में रखकर उपरोक्त इस शब्द का प्रयोग अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात उपरोक्त के स्थान पर उपर्युक्त कहा और लिखा जाना शुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो उपर्युक्त इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम उपरोक्त इस अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे,
इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। उपरि लिखितमेव वचनम उपरयुक्तम न तो उपरोक्तम, अर्थात ऊपर में लिखित वचन ही उपरयुक्त कहलाता है, उपरोक्त नहीं। तो उपरयुक्त को उपरोक्त न कहें, इसके लिए दूसरे वाक्य के साथ अभ्यास कर लेते हैं। उपरयुक्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्ये लिखन्तु, अर्थात उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों को एक वाक्य में लिखें। अपि जानाति भवान उपर्युक्त पद्यांशस्य रचयिता कः इति? क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का रचयिता कौन है? अगला वाक्य लेते हैं। अपि उपर्युक्तम उद्धरणम समीचीनम अस्ति। इसे हिंदी में कहेंगे, क्या उपर्युक्त उद्धरण ठीक है? तो देखा आपने, ऊपर में कहा गया या ऊपर में लिखा गया, इस भावार्थ के साथ जो एक संधि सहित शब्द हमारे द्वारा प्रयुक्त होता है, जो व्याकरण अनुसार या संस्कृत की प्रकृति के अनुसार सर्वथा शुद्ध है, वह उपरयुक्त कहलाता है, न कि उपरोक्त। इन वाक्यों के अभ्यास के साथ आप सभी ने अब अवश्य ही यह हृदयंगम कर लिया है। इसी आशा के साथ हम आप सभी से चाहेंगे आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा से प्रयाणार्थ अनुमति। पुनरपि नूतनम शब्द विशेषम स्वीकृत्य तदीय शुद्ध प्रयोग विषये भवतः भवतीः च सवाक्य प्रयोगम प्रेरयितुमायास्यामि। तावत् सर्वान् नमामि। यह तो हम सब जानते ही हैं कि बचा हुआ अर्थात शेष कालांतर में अवशेष बन जाता है, पर इस शेष का सदुपयोग इसकी उपयोगिता को बढ़ा सकता है। सिलाई की दुकानों पर बचे जिन कपड़ों के कतरन को कूड़े में फेंक दिया जाता है, उसी के सहारे अपना कारोबार खड़ा कर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया जो कि विदेश में लोकप्रिय हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसने शेष को विशेष बना दिया। आप देखिए इस प्रेरक समाचार को और हमें आज के अंक में यहीं दीजिए अनुमति। कल पुनः होगी आप सभी से भेंट, तब तक के लिए नमस्कार। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। खादी वस्त्र नहीं विचार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन शब्दों से शुरू हुई खादी अब भारतीयों को धारण करना गौरवान्वित करता है। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर लोगों से खादी को अपनाने की बात करते रहे हैं। जब हम खादी खरीदते हैं तो हम उन लाखों बुनकरों के जीवन को रोशन कर रहे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। इसी सोच से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के मेरठ के शोएब हुसैन ने खादी के वस्त्रों का स्टार्टअप शुरू किया। दरअसल शोएब ने बीटेक तो किया, लेकिन इंजीनियर बनने की जगह कुछ अलग करने की ठानी। अब वो वेस्ट फैब्रिक यानी के कपड़ों की कतरनों से खूबसूरत परिधान बनाते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी कंपनी के जरिए कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। वो आसपास के दर्जी और कारखानों से कपड़ों की बची हुई कतरनों को लेते हैं, सुंदर डिजाइन के शर्ट और जैकेट बनाते हैं और फिर उसे बाजार उपलब्ध कराते हैं। उनके बनाए हुए कपड़े न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। हम है ना खादी का काम करते हैं। हम कर्तन जोड़ जोड़ के हम उनका काम करते हैं। अब हमारे दुपट्टे, शलवार, कुर्ते, कमीज ये हम बनाते हैं उनके, और है ना हम चाहते हैं कि है ना और हमें वो सपोर्ट होवे। कढ़ाई का, बुनाई का और खादी का बटन खादी पे भी लगाती हूँ, सूट, सलवार। और क्या नाम, शोएब भाई मिले हमें और उन्होंने हमें काम दिलाया भी है। शोएब बताते हैं कि उनका सपना था खुद का कपड़ों का ब्रांड खोलने का। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कॉलेज के इंक्यूबेटर MIET इंक्यूबेशन फोरम से मदद ली। वहां से मिली सलाह के बाद उन्होंने अपनी प्रदर्शनी शुरू की। धीरे धीरे 1 से 1.5 साल में उनकी मेहनत रंग लाने लगी। मेरा स्टार्टअप खादी के ऊपर है, जो खादी को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी इनिशिएटिव है कि भाई खादी को ऊपर लेकर आओ। तो ये मेरा सपना था कि खादी के ऊपर मैं अपना स्टार्टअप करूं। जब से मैं 10th में था तो मैंने खादी के ऊपर, जो कि एक वन ऑफ द बेसिक नीड है ह्यूमन बींग की, इन रोटी कपड़ा मकान, तो हमारा कपड़े के ऊपर ही ये सब चल रहा है। जैसे कि हम खादी के बैग्स भी चल रहे हैं, और जैसे वेस्ट टू वैल्यू
फैब्रिक वेस्ट कहीं से लेके और ह्यूज टेलर से लेकर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैशनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री का भी इनिशिएटिव है प्लास्टिक फ्री हमारा एनवायरनमेंट रहे और खादी को बढ़ावा दें, तो मेरा वही है कि खादी को एज आ यूथ में लेकर आएँ फैशनेबल प्रोडक्ट्स बनाकर। शोएब खुद तो आत्मनिर्भर बने ही हैं, ग्रामीण महिलाओं को अपने साथ जोड़कर रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। शोएब खादी के सूट, दुपट्टा, कुर्ता पजामा, कमीज के साथ साथ अन्य स्टाइलिश कपड़े भी तैयार करते हैं। ये सब वेस्ट फैब्रिक की कतरनों से बने होते हैं। शोएब खादी के बैग भी बना रहे हैं, जिससे लोग प्लास्टिक को पूरी तरह से त्याग दें और पर्यावरण भी संरक्षित रहे। कि मेरठ में भी पॉलीथीन सब यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ये इनिशिएटिव है कि खादी के टोट बैग्स हम लेकर आए मार्केट में। जैसे कि आप देख भी सकते हैं वहाँ खादी के टोट बैग्स हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं और हम एज अ फैशनेबल लेकर आए हैं ताकि एस्थेटिक लगे। जो यूथ एरिया है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। खादी से बने इन वस्त्रों की खास बात ये है कि इसमें प्लास्टिक का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। जो बटन है वो भी खुद तैयार किए जाते हैं और ये बटन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। ये बटन कोकोनट के वेस्ट से तैयार किए जाते हैं। यही वजह है कि उनके प्रोडक्ट देश के बाहर भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, आधुनिक फैशन में खादी को फिर से स्थापित करना, ताकि वो युवाओं के बीच लोकप्रिय हो सके। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज।